Good morning, 12th class. Let's continue the topic which we have started in last video, that is techniques of scientific management. So one technique we already have taught about, function formation. Today we are going to start the second one. The second technique is standardization of work. Standardization means setting standards of different activities after due deliberation. For example, the amount of work to be done by the worker in a day may be standardized. ये कह रहे हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़. जो भी एक्टिविटीज़ हम फॉर्म में परफॉर्म करने वाले हैं उनके लिए क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड सेट करना है आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन. मतलब सारी चीज़ें चेक करने के बाद कि सॉरी स्पीड ऑफ वर्कर क्या है, ठीक है, मटेरियल कैसा है कैसा नहीं है, मशीनें कितनी तेज़ काम करती हैं, कितनी स्पीड है मशीनों की. तो आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन हर चीज़ को चेकआउट करने के बाद वी हैव टू सेट सम स्टैंडर्ड फॉर द एक्टिविटीज़. फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड किसके लिए सेट हो सकता है, वर्क टू बी डन बाय द वर्कर इन अ डे, कि एक दिन में एक जो वर्कर है वो कितना काम कर सकता है, उसे हम स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टैंडर्ड जो है वो हम सेट करते हैं फॉर द वर्क शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ वर्कर. एक वर्कर से हम एक दिन में कितना काम करवाना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं वर्कर एक दिन में 10 यूनिट बनाए, 12 यूनिट बनाए, 15 यूनिट बनाए, दैट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड. आफ्टर दैट how much raw material we can use in a day, what are the tools which are going to use for the day. So for these things we can set the standard. The third one is simplification. Simplification means putting an end the unnecessary type, quality, size and weights. ये कह रहे हैं सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि जितने भी आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उसमें अगर आप को लग रहा है कि अननेसेसरी टाइप्स हैं, उसकी क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा अननेसेसरी हैं, साइजेस हैं, वेट्स हैं जो अलग अलग तरीके से हैं, जिनकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, वी कैन रिमूव दैम. ओके, और उनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. किस तरह से, देखिए जैसे एग्जाम्पल में कह रहे हैं, it is alright for a cloth industry to be set sizes of pants like 22, 24, 26, 28, 30, 32. जैसे कि हम मार्केट्स में देखते हैं जो क्लोथ इंडस्ट्री होती है वो कपड़ों के जो साइजेस रखती है वो कैसे रखती हैं, जो पैंट्स आपने देखी होंगी मार्केट में मिलती है उनके साइजेस कैसे होते हैं, 26, 28, 30, 32, जो आपकी वेस्ट की साइज के अकॉर्डिंग जो वेस्ट साइज होता है वो इस तरह से आपको मिलता है पैंट्स के अंदर, ठीक है. बट थिंक अबाउट इट, लेट इफ फर्म इज गोइंग टू स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग पैंट लाइक 22, 22.5, 23, 23.5, 24, 24.5, so it is not good for the company. Why it is not good for the company? Because इन सच अ सिचुएशन, अगर इस तरह से होता है कुछ, तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है, मोर लेबर इज रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, मोर स्टॉक शुड बी मेंटेन बाय यू, cost will be increased and it is not possible for the company to handle these type of trouble, या आप कह सकते हो these types of things. For example कह रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यूएसए की, उन्होंने भी क्या किया, रिड्यूस इट्स साइजेस. पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो जो 2000 टाइप्स के पेपर जो है वो पहले बनाती थी, लेकिन जस्ट टू सिंप्लीफाई देयर वर्क दे विल रिड्यूस इट टू 200. उन्होंने इसको क्या कर दिया, 200 तक जो है वो मिनिमाइज कर दिया. तो सिंप्लीफिकेशन में आप कह सकते हैं जस्ट टू रिड्यूस द साइजेस, शेप्स एंड क्वालिटीज ऑफ द वर्क, अननेसेसरी जो होती है. फोर्थ है मेथड स्टडी. It refers to identify the most suitable way to do a particular work. The main purpose is to minimize the cost and maximize the quality of production. ये कह रहे हैं मेथड स्टडी में नॉर्मली क्या किया जाता है, जस्ट टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे, सबसे अच्छा तरीका किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए जब हम उसे सर्च आउट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी. मेन पर्पस जो है वो उसके क्या होता है मेथड स्टडी का, जस्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, मतलब ऐसी टेक्निक को डेवलप करना, ऐसे तरीके का पता लगाना कि हम कॉस्ट को क्या कर सके, मिनिमाइज कर सके, और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन को हम इंक्रीज कर सके. दैट इज कॉल्ड मेथड स्टडी. द नेक्स्ट वन इज फैटिग स्टडी. फैटिग का मतलब होता है थकान, यानी कि जो वर्कर्स काम करते हैं जब वो थक जाते हैं उसके बारे में जो स्टडी की गई, दैट इज कॉल्ड फैटिग स्टडी.
It refers to determine the duration and frequency of rest interval to complete a particular job. ये कह रहे हैं कि फैटिक स्टडी का मतलब क्या था कि ड्यूरेशन जो है वो डिटरमाइन करना और फ्रिक्वेंसी जो है वो बताना किसकी रेस्ट इंटरवल की, मतलब कितनी देर का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए, उसकी ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, और फ्रिक्वेंसी यानी कि वो कितनी बार होना चाहिए दिन में जब भी एक बंदा एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट कर रहा है उसके बीच में. इट रिफ्रेश द वर्कर्स एंड इंक्रीज देयर एफिशिएंसी. रेस्ट इंटरवल क्या करते हैं, वर्कर्स को जो है वो रिफ्रेश कर देते हैं और उनकी इंक्रीज जो है वो क्या हो जाती है, एफिशिएंसी जो है वो उनकी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर वर्कर्स जो है वो 8 आवर्स 10 आवर्स या 12 आवर्स की जॉब कर रहे हैं एंड दे आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग वर्क, तो दे गेट फेड अप, ओके, दे गेट बोर्ड, और फिर वो जो है उतनी एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकते. सो इट इज़ नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन दैट दे शुड डिसाइडेड द ड्यूरेशन एंड फ्रिक्वेंसीज फॉर इंटरवल. जैसे कंपनीज में आपने देखा होगा इन मॉर्निंग व्हेन वर्कर्स गो देयर at 10 they have a tea time. After tea time that is for 15 to 20 minutes you can say. After that they have lunch at 1 or 2 for 40 minutes or a half an hour. After that they have again a tea time, okay, for in between 3 or 4 or keh sakte ho 4 or 5. Every company have different intervals, so that should be necessary because it refresh the worker and it can increase the efficiency of the workers. That is called fatigue study. Now come to next. The next one is motion study. It refers to conduct the study of motion being performed by a worker and machines while doing the job. ये कहने की मोशन स्टडी का मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन. मोशन मतलब आपके जो मूवमेंट्स होते हैं बॉडी के, दैट आर कॉल्ड मोशंस. तो उन मोशंस को क्या करना, आप कह सकते हो चेक करना या देखना कि एक वर्कर जब एक काम को पर्टिकुलर जॉब को कर रहा है, एक मशीन पे जब काम हो रहा है, एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म किया जा रहा है, तो हाउ मैनी मूवमेंट्स आर देयर, कितनी बार वो मूव करते हैं, कितनी तरह से मूव करते हैं. और फॉर कंडक्टिंग दिस स्टडी मूवी कैमराज आर यूज्ड. मूवी कैमरा यूज़ किए जाते हैं स्टडी को कंडक्ट करने के लिए. मेन ऑब्जेक्टिव सिर्फ क्या होता है इसका, दैट एलिमिनेट द अननेसेसरी मूवमेंट. अगर वहाँ नज़र आता है कि कोई मूवमेंट ऐसा है जिसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी वो हो रहा है बॉडी में, जिससे कि सपोज कीजिए किसी वजह से आपने जो रॉ मटेरियल वो थोड़ा दूर रखा हुआ है, मशीन ने जो थोड़ी और दूर रखी हुई है, तो इससे मूवमेंट जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं वर्कर्स के, ठीक है, तो वो अननेसेसरी मूवमेंट्स है. यू कैन प्लेस द टूल बॉक्स और रॉ मटेरियल नियर टू द मशीन सो दैट मूवमेंट कैन बी eliminated. So motion study is just to perform to eliminate the unnecessary movements of the machines, you can say, or the workers. The next one is time study. It refers to determine the standard time required to complete a particular job. This study is conducted with the help of stopwatch. ये कह रहे हैं टाइम स्टडी जो है वो क्यों की जाती है, जस्ट टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग अ जॉब. एक जॉब को कंप्लीट करने के लिए कितना स्टैंडर्ड टाइम चाहिए होगा, ये चेकआउट करने के लिए क्या की गई है, टाइम स्टडी को कंडक्ट किया गया. और टाइम स्टडी के लिए किसको यूज़ किया जाता है, स्टॉप वॉचेस को. मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं टाइम स्टडी के, जस्ट टू एलिमिनेट द फिगर ऑफ एस्टिमेट द फिगर ऑफ एम्प्लॉय. मतलब ये चेकआउट करना कि भाई काम को एग्जैक्टली स्टैंडर्ड टाइम में करने के लिए कितने वर्कर्स चाहिए होंगे. डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्कर. टू डिटरमाइन द सुटेबल इंसेंटिव प्लान्स, कि उनके लिए हमें किस किस तरह के प्लान्स जो हैं वो इंसेंटिव प्लान जो हैं वो बनाने चाहिए जिससे कि वो क्या कर सके, काम को टाइम पे ख़त्म कर सके. तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टाइम स्टडी. नाउ कम टू नेक्स्ट, द 8th टेक्निक, दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, या आप कह सकते हो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम या डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम. According to this wages are paid on the basis of work done and not on the basis of time spent in doing that work. ये कहना है कि according to this technique जो wages हम pay करते हैं, the wages that we are going to pay to the workers should be based on work done by the employee, not by the time which is spent by the employee. एम्प्लॉय ने कितना टाइम खराब किया है उस काम को करने के लिए, इतना टाइम दिया है, उसके बेस पे उसे वेजेस नहीं मिलनी चाहिए. वेजेस मिलनी चाहिए वर्क डन, यानी कि कितना काम उस बंदे ने किया है उसके बेस पे आपको उसे जो है क्या देनी चाहिए, सैलरी या वेजेस वगैरह प्रोवाइड करनी चाहिए. और इन दिस सिस्टम अकॉर्डिंग टू टेलर 2 डिफरेंट वेजेस जो है, वेजेस रेट जो है वो यूज़ करनी चाहिए, जैसे कि एक हाई और एक लो. नीचे एग्जाम्पल में जैसे मैं आपको बताती हूँ कि सपोज कीजिए
एक वेज रेट आपने रखी है 4 रुपीज़ पर यूनिट और एक आपने रखी है 5 रुपीज़ पर यूनिट। कैसे? आपने स्टैंडर्ड वर्क डिसाइड कर दिया 20 यूनिट्स पर डे, कि एक दिन में एक बंदा कितने 20 यूनिट जो है वो तैयार करेगा। इफ़ वर्कर इज कंप्लीटिंग 20 यूनिट then he is getting a salary या wages according to 5 rupees per unit. But if he is not completing the 20, less than 20 is there, then he is getting the salary according to 4 rupees per unit. So suppose worker A और worker B दो हैं। ए वर्कर जो है वो 18 यूनिट्स प्रिपेयर कर रहा है और बी जो है वो 20 यूनिट्स मेड कर रहा है। तो 18 जो मेड कर रहा है, 18 यूनिट्स जिसने बनाई है, दैट विल गेट सैलरी अकॉर्डिंग टू ₹4, देन टोटल सैलरी विल बी 72 एंड B is producing 20 unit and he will get wages according to ₹5, that is 100. Okay, so difference is there for 28 rupees and the worker A is also get motivated to get more money, to get more कह सकते हो earning, so he will also motivated to do the hard work. So that is differential wage system. And the last one, the last technique is mental revolution. According to Taylor, instead of fighting over division of profit, both the parties should make effort for increasing profit. ये कह रहे हैं कि टेलर के अकॉर्डिंग मेंटल रिवोल्यूशन जो है एक माइंडसेट होता है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो पार्टीज होती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ की, वो प्रॉफिट के डिवीज़न को लेके फाइट ना करे, बल्कि दोनों के दोनों मेक एफर्ट्स लगाएं किस चीज़ के लिए, प्रॉफिट को इंक्रीज करने के लिए। तो आप कह सकते हो मेंटल रिवोल्यूशन टेक्निक जो है इज जस्ट चेंज द माइंडसेट और यू कैन से द एटीट्यूड ऑफ द बोथ द पार्टीज फ्रॉम कंपटीशन, की आपस में कंपटीशन ना करे, बल्कि दे हैव टू कोऑपरेट टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द फर्म और इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म. तो दीज आर द टोटल टेक्निक्स ऑफ scientific management. So this is done for today. Thank you.